हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज माननीय पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान में एसएसटी को पढ़ रहे हैं और उसमें अपना अर्थशास्त्र चल रहा है। अर्थशास्त्र में हमेशा बच्चों के बहुत कम नंबर आते हैं, यानी कि उनके 40 में से मुश्किल से 10-12 नंबर आते हैं, यानी कि वो 18-20 क्वेश्चन में से मुश्किल से 7 या 8 क्वेश्चन ही हल कर पाते हैं। कारण बहुत स्पष्ट है। नंबर 1 कारण तो ये है कि आपके अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है बहुत विशाल है। दूसरा, अर्थशास्त्र को समझाने वाले बहुत कम है, यानी कि उसको समझने के लिए आपको गणितीय बुद्धि चाहिए और उसमें कुछ समावेश गणितीय सूत्रों का भी है। लेकिन हम अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसमें से 1 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, कौन सा भी क्वेश्चन आए, सबको हल करेंगे। यानी कि आपको मैं समझाऊंगा, आराम से समझना है आपको। अगला आपका जो अध्याय 6 में है, अध्याय 6 में आपका जो टॉपिक है वह है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी कि सांख्यिकी माध्य। अब सांख्यिकी माध्य को आराम से समझेंगे। इसमें इस वीडियो में आपको जो परिभाषाएं हैं वो स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में आपके अपने आप पूरे सवाल आप आराम से कर सकते हो। दूसरी बात आपसे बता रहा हूं मैं आपको कि आपके इस एग्जाम में आपको कैलकुलेटर ले जाने की कोई अनुमति नहीं होती है। इसलिए इसमें जो आते हैं, जैसे आपके बीए हो गया या आपके अर्थशास्त्र इकोनॉमी का पेपर हो गया, उसमें आपको कैलकुलेटर की ले जाने की अनुमति होती है। तो इसमें ले जाने की अनुमति नहीं होती, इस कारण आपको इसमें जो आंकड़े होते हैं वो सिंपल होते हैं, ताकि आप उनकी गणना आराम से कर सके। तो अब बात करते हैं सांख्यिकी माध्य के बारे में। बताएंगे सांख्यिकी माध्य आपके 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्थिर माध्य, दूसरा होता है गणितीय माध्य और तीसरा होता है व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्य आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपके नहीं आएगा, ये आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट में आता है सीए वाले एग्जाम में। और आपके जो आता है स्थिर माध्य 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है माध्यिका, एक होता है बहुलक। बहुलक को भू-इष्टक भी बोलते हैं। तो स्थिर माध्य यानी कि आपको क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा स्थिर माध्य है, तो आपके इसमें 2 ये रहेगा, माध्यिका और बहुलक, यानी कि एमबी। यानी कि एमबी का मतलब माध्यिका, बी का मतलब बहुलक। यानी कि स्थिर माध्य में आपके आता है बहुत से क्वेश्चन, इस बार सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा सांख्यिकी माध्य का प्रकार नहीं है। तो सांख्यिकी माध्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थिर माध्य, दूसरा एक गणितीय माध्य और तीसरा व्यापारिक माध्य। फिर इससे अलग क्वेश्चन आ सकता है आपके कि स्थिर माध्य इनमें से कौन सा है, यानी कि आपके माध्यिका है, बहुलक इसमें 2 है। और आपके सिलेबस के देखें तो गणितीय माध्य में 4 प्रकार का होता है। तो गणितीय माध्य में अपन केवल 1 प्रकार का अध्ययन करेंगे, समांतर माध्य का। बाकी गणितीय माध्य की भी 4 प्रकार के होते हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और द्विघाती माध्य। तो आपको चारों प्रकार आपको ध्यान रखना है कि गणितीय माध्य के भी 4 प्रकार है। कौन कौन से? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और द्विघाती माध्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपने सिलेबस में केवल 3 ही है, माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य। अब इससे पहले अपना अध्ययन करें, जैसे व्यापारिक माध्य भी 3 प्रकार का होता है, चल माध्य, संचय माध्य और संग्रहित माध्य। तो इनके बारे में कोई नहीं पढ़ेंगे, इनके बारे में पूछा नहीं जाता। आपके जितने भी एग्जाम होते हैं तो 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इन तीनों को ध्यान रखना है। 3 प्रकार होते हैं, तीनों के इसके 2 प्रकार होते हैं, इसके 4 प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। इन प्रकारों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन डायरेक्टर यहाँ से बनते हैं आपके ये वाला, ठीक है। अब अपन माध्य की बात करेंगे, गणितीय माध्य की, सांख्यिकी माध्य की बात करेंगे। तो प्रत्येक में आपके चाहे माध्यिका हो, बहुलक हो या भूपृष्ठ हो, समांतर माध्य हो, कौन सा भी हो आपके, उसमें कुछ आपके श्रेणियां होती है, कुछ श्रृंखलाएं होती है जिनको आपको ध्यान रखना है। उनमें से आपकी परिभाषा आती है स्पष्ट रूप से, जिनकी बात करेंगे। अगर श्रेणियां की बात करें तो आपके 3 तरह की श्रेणियां होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और तीसरी अखंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी को असतत श्रेणी बोलते हैं और अखंडित श्रेणी को सतत निर्णय श्रेणी बोलते हैं। अब व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है कि आपकी संख्या लिखी रहती है, जैसे 2, 4, 8, 10, 8, 8, 2, 3, 5, 6। आपके कुछ भी हो सकता है, जैसे 1, 3, 10, 15, कोई सी भी संख्या आपकी हो सकती है। तो ये आपको मैंने पहले लिख दिया है, इस तरह से आपके व्यक्तिगत श्रेणी में होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें प्रत्येक चर स्पष्ट होता है। जैसे एक चर आपके 2 है तो 2 स्पष्ट है, 4 स्पष्ट है, 8 स्पष्ट है, 10 स्पष्ट है। तो 8 फिर आ रहा है आपके, फिर 8 स्पष्ट हो रहा है, 8 फिर स्पष्ट हो रहा है, यानी कि आपके प्रत्येक चर आपके स्पष्ट रूप से है। यानी कि इसमें आपके ये नहीं लिखा हुआ है कि आपके जैसे न्याय ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि 8 आपके कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है। अगर कितनी बार आ रहा है तो उसका बोलते हैं बारंबारता। जैसे मान लो 1, 2, 3, 8 3 बार आ रहा है, यहाँ 3 ही लिखा, ठीक है, इसको बोलते हैं बारंबारता। लेकिन आपके यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई आपकी बारंबारता नहीं बनी हुई है। इसमें आपके प्रत्येक चर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कौन सा कहाँ आ रहा है। तो इसमें चरों का मान क्या होता है, स्पष्ट होता है। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी की कौन सी विशेषता है, तो नंबर 1 इसमें प्रत्येक चर का मान स्पष्ट होता है। दूसरा, इसमें बारंबारता नहीं होती है, इनकी देखो इसमें बारंबारता नहीं है। तीसरा, प्रत्येक इकाई अलग अलग लिखी होती है। जैसे प्रत्येक इकाई अलग अलग लिखी हुई है, जैसे 8 अलग लिखा हुआ है, यहाँ भी 8 अलग लिखा हुआ है, यहाँ भी 8 अलग लिखा हुआ है, सब अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे ऐसा नहीं कि 8 एक बार लिखा हुआ है फिर 3 लिख दिया,
प्रत्येक आपके अलग अलग लिखा होता है। तो ये होती है इसकी तीन विशेषता, आपको ध्यान रखनी है कि इसमें प्रत्येक मान लिखा होता है, चरों का मान होता है, उसमें कोई बारंबारता नहीं होती। बारंबारता का मतलब जैसे 8 3 बार आया, फिर आपके 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, जैसे 1 यहाँ पर आया, 1 यहाँ पर आया, तो 2 बार आया ना, इसको बोलते हैं कितनी बार आ रहा है, उसको बोलते हैं बारंबारता। लेकिन इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में कोई बारंबारता नहीं होती है। अगली है खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसके चरों के साथ बारंबारता होती है। जैसे चर होते हैं, जैसे मान लो आपने आई चर है यहाँ पर, देखो एक पूरे चर है, अब चरों के साथ मैंने यहाँ पर चर लिख दिया, जैसे 2 फिर 3 फिर 4 यहाँ लिख दिया, फिर 5 यहाँ लिख दिया, फिर 6 बेस में 6 लिख दिया। अब मैंने 7 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें 7 नहीं था, तो 7 होते फिर 8 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया। अब 2 कितनी बार आया, इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 बार आया, कितनी बार, 1 और 2 बार। 3 कितनी बार आया, 3 1 बार आया, 3 इसमें 1 बार आया। 4 कितनी बार आया, 4 एक भी 1 बार आया। 5 1 बार आया। 6 कितनी बार आया, 6 भी 1 बार आया। 8 कितनी बार आया, 3 बार आया। 10 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो ये मैंने बारंबारता बना ली आपकी, क्या बना ली, बारंबारता, यानी कि कौन सी संख्या की कितनी बार आवर्ती हो रही है उसको बोलते हैं आपको बारंबारता। यानी खंडित श्रेणी में क्या होता है कि इसमें चरों के साथ बारंबारता होती है और चरों के साथ अलग माप नहीं होता, प्रत्येक चरों का अलग माप नहीं होता। जैसे आपके अलग माप नहीं है, जैसे 2 केवल आपके 2 बार आ रहा है ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है इसमें कि जैसे आपके यहाँ 2 1 बार यहाँ लिखा हुआ है, 1 बार यहाँ लिखा हुआ है, इसमें केवल 1 बार लिखा रहेगा, जैसे 2 1 बार लिखा रहेगा। आपके 8 है तो 8 आपके यहाँ 1 बार लिखा रहेगा, न कि 3 बार लिखा रहेगा, इस तरह से। तो इसमें चर अलग अलग नहीं होते, चर अलग अलग नहीं होते, जबकि इसमें चर अलग अलग होते हैं, प्रत्येक इकाई अलग अलग होती चरों की, ठीक है। इसको आपको समझना है। ये होती है आपकी खंडित या असतत श्रेणी। अगली है आपकी खंडित या सतत निरंतर श्रेणी। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें चरों का कोई निश्चित मूल्य नहीं होता है। निश्चित मूल्य नहीं होता है मतलब ये है कि जिसमें क्या होता है कि इसमें वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल का मतलब 0 से 5, 5 10, 10 से 15, इस तरह से वर्ग अंतराल बना रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, चरों का कोई निश्चित मूल्य नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि 0 से 5 के बीच में 3 बार 3 संख्या आ रही है। अब मुझे ये नहीं पता कि 0 से 5 के बीच में कौन कौन सी 3 बार संख्या आ रही है। हो सकता है आपकी 1 आ रहा हो, एक ही आपके 3 बार आ रहा हो, तो मैंने लिख दिया 1 3 बार आ रहा है। 0 से 5 के बीच में यहाँ पर 3 संख्या आ रही है। जैसे मान लो 0 से 5 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, जैसे आपको देखो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी कि इस तरह से अगर मैं ना लिखूँ तो 1 2 3 4 5 ये 8 है, तो आपके यहाँ पर देखो 0 से 5 के बीच में कितने आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 0 से 5 के बीच में 3 संख्या आ रही है, 2 3 4 3 आ रही है इसके बीच में। इसी तरह 5 से 10 के बीच में कितनी आ रही है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 3 संख्या आ रही है आपके, 5 6 8, 3 संख्या इसमें आ रही है। 10 से 15 के बीच में क्या रहा है, केवल 10 ही आ रहा है, एक ही संख्या आ रही है। लेकिन मैं अब ऐसे लिख दूँ 1 2 1 6 8 9, अब बताओ कितनी आई है। अब इसमें 1 2 3 ये भी आ सकता है ना कि इसमें कोई चर नहीं है। अपन ये कंफर्म नहीं कर सकते कि 0 से 5 के बीच में 3 जो चर आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि अपने स्पष्ट नहीं कर सकते। वो आपके 1 1 3 बार हो सकते हैं, या 1 2 3 हो सकते हैं, या 2 4 5 हो सकते हैं। यानी कि इसमें स्पष्ट चर नहीं होता कि कौन सा मूल्य है इसमें 0 से 5 के बीच में। इसी तरह 5 से 10 के बीच में 3 आ रहे हैं, 3 संख्या आ रही है, कौन कौन संख्या आ रही है, लेकिन पता नहीं 5 से 10 के बीच में कौन कौन संख्या आ रही है, यानी कि पता नहीं अपन को चरों के बारे में कि कौन से चर है। यानी कि नंबर 1 इसमें चर स्पष्ट होते हैं और इसमें चरों का कोई मूल्य नहीं होता है। इसमें बारंबारता नहीं होती है, इसमें बारंबारता होती है, इसमें वर्ग अंतराल होता है और सभी प्रश्न की बारंबारता भी होती है। ये 3 आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि इनमें से कौन सी श्रेणी में समांतर माध्य की यानी सांख्यिकी माध्य की कौन सी श्रेणी में चरों का मान स्पष्ट होता है, या फिर आपको पूछ सकता है कि कौन सी श्रेणी में चरों का निश्चित मूल्य नहीं होता है, तो इसमें निश्चित मूल्य नहीं होता है। कौन सी में वर्ग अंतराल होता है, तो इसमें वर्ग अंतराल होता है। ये समझना है आपको क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। तो 3 प्रकार के आपके इस तरह से होते हैं, 3 श्रेणियां होती है। अब श्रृंखला की बात करें तो श्रृंखला की बात करते हैं, आपके श्रृंखला भी 2 तरह की होती है। कौन कौन सी, पहली होती है आपकी अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला। असम्मिलित श्रृंखला या अपवर्जी श्रृंखला, इसमें क्या होता है, अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला में क्या होता है कि इसमें जो प्रथम वर्ग की जो उच्च सीमा होती है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है। जैसे मान लो इसमें प्रथम वर्ग ये है, ये वाला प्रथम वर्ग है आपका। अब प्रथम वर्ग ये वाला है तो इसकी उच्च सीमा 10 है, तो इसकी ये प्रथम वर्ग की जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा हो जाती है। तो अगला वर्ग ये है तो इसकी उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा हो जाती है। निम्न सीमा है तो इसकी ये उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा होगी 10। ये होता है इसके अपवर्जी और असम्मिलित श्रृंखला में। फिर इसके अगले वर्ग की जो आपके 20 सीमा है उच्च, तो ये अगले वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी 20। यानी कैसा नहीं हो रहा 0 10
फिर 11 B इसे नहीं हो रहा, यानी कि यही ये होता तो ये गलत था, फिर ये अपवर्जी नहीं होता, ये क्या होता समावेशी होता। तो इसमें क्या होता है 10 के बाद में 11 आ गया तो ये तो समावेशी होता है, लेकिन अपवर्जी असम्मिलित में आपके ये होता है कि उच्च वर्ग की जो प्रथम वर्ग की उच्च सीमा है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा हो जाती है आपके। ये आपको ध्यान रखना, वहां पर आ जाएगा कि इनमें से कौन सी श्रृंखला है, यहाँ पर आपका जाएगा, यहाँ पर एक आपको चार्ट दे दिया जाएगा डायग्राम देने के बाद में आपको बोला जाएगा कि ये कौन सी श्रृंखला है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, चलो देखो 2 3 5 6 10 11 12 14। अब इसका अब बारंबारता बनाओ आप, अब बारंबारता बनाइए आप इसकी, यानी कि बारंबारता बनाइए आप किसकी बारंबारता कितनी बार है। अगर आप बारंबारता बनाओगे इसकी तो आप देखो 0 से 10 के बीच में कितनी संख्या आ रही है। अब 0 से 10 के बीच में संख्या देखो आप 1 2 3 4 संख्या आ रही है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। अब कंफ्यूजन यहाँ हो गया अपना कि जो 10 है ये 10 किस में लें, यानी कि 10 इसमें लें कि इसमें लें, किस में लें 10, ये तो दिक्कत आ गई ना, 10 इसमें लें कि इसमें लें, कौन से वर्ग में लें। तो यहां पर आपको देख रहा होगा अपवर्जी या असम्मिलित, यानी कि असम्मिलित अपवर्जी का मतलब है कि अपन जो वर्ग है जिसे 10 है तो इसमें 10 को शामिल नहीं करेंगे, जो वर्ग जिसमें है उसको 10 को इसमें शामिल नहीं करेंगे, अगले वर्ग में शामिल करेंगे। असम्मिलित का मतलब है अशामिल करना, अपवर्जी उसको अपवर्ज करना, असम्मिलित करना। तो इसमें अपन 4 ही लिखेंगे, कितना लिखेंगे, इसमें 4 आ रहे हैं 10 के बीच में, फिर 10 11 12 13 14, इसमें भी 14 तक, इसमें भी 4 आ रहे हैं, तो इसमें एक भी नहीं आ रहा। तो ये आपकी बारंबारता बनती है कि 0 से 10 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, 2 4 5 6 4 संख्या आ रही है। 10 से 20 के बीच में कितनी आ रही है, तो 10 11 12 13 14 4 संख्या इसमें आ रही है। ये आपके अपवर्जी असम्मिलित श्रृंखला होती है, ठीक है। आपकी कुछ नहीं बह सकता है कि ये आ गया आपके, इसमें बोल सकता है आपके निम्न में से इस श्रृंखला में से अपवर्जी इस वर्ग की कितनी संख्या है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला है आपकी समावेशी श्रृंखला, सम्मिलित श्रृंखला। इसमें क्या होता है कि जो वर्ग की जो उच्च सीमा होती है, जिसे वर्ग की उच्च सीमा होती है उसके अगले वर्ग की जो निम्न सीमा क्या होती है, अलग होती है। जैसे यहाँ पर 9 है उच्च सीमा, लेकिन जो अगले वर्ग की जो निम्न सीमा है वो इससे अलग है, यानी कि यहाँ 9 नहीं है और यहाँ 10 है, तो ये अलग सीमा होती है, इसमें समावेशी सम्मिलित श्रृंखला होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे 10 आएगा तो जैसे मान लीजिए 10 किस में आएगा, तो यहाँ से स्पष्ट है कि 10 तो इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ 10 है ही नहीं, तो इसमें स्पष्ट होता है बिल्कुल, इसमें शामिल होता है जो वर्ग जिसमें है, जिसमें शामिल होता है। अब क्वेश्चन आपके आएगा, मान लो जो आपकी जो समावेशी श्रृंखला है, सम्मिलित श्रृंखला है, इस समावेशी श्रृंखला से आपको अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला बनाना है, तो इसका कौन सा सूत्र प्रयोग करोगे। यानी कि मान लीजिए आपको समावेशी से असमावेशी यानी कि असम्मिलित श्रृंखला बनाना है, तो इसके लिए कौन सा सूत्र है, तो समावेशी से अपवर्जी बनाने का सूत्र क्या है आपके, कि अगले वर्ग की निम्न सीमा और माइनस पिछले वर्ग की उच्च सीमा, उसमें 2 का भाग देना है। जैसे अगले वर्ग की आपकी उच्च सीमा कौन, निम्न सीमा कौन सी, अगले वर्ग की निम्न सीमा कौन सी, आपके 10 है, अगला वर्ग है तो आपकी क्या है 10, निम्न सीमा कौन सी, अगले वर्ग की 10 है। अब पिछले वर्ग की उच्च सीमा, पिछला वर्ग ये वाला है तो इसकी उच्च सीमा 9 है, -9/2 आप दोगे, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 2 का भाग दोगे, 2 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें माइनस लेंगे तो 2 का भाग देंगे, 0.5 आ जाएगा इसका। 0.5 कैसे आएगा, देखो आप देखो, आपको 2 का भाग 1 में देके इसमें नहीं जाएगा तो अपन यहाँ बिंदु लगा देंगे, बिंदु लगाने में 0 आ जाएगा, 2 का 5 10 में भाग देंगे तो 5, यानी कि इस तरह से कट जाएगा आपके, तो 0.5 आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है आपको इसमें क्या होता है 0.5 जो आंसर आया, तो आपको अब इसकी आपको क्या करना है, आपको अपवर्जी बनाना है। तो 0.5 आया तो आपको 0.5 तो 0 में घटाना, नहीं घटेगा तो नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। अब 9 आया तो 9 में आपको जोड़ना है 0.5, तो 9.5 हो गया आपके, ठीक है। फिर 10 आए यहाँ पर, 10 में 0.5 घटाना है तो 0.5 घटाओगे 10 में तो 9.5 हो जाएगा। इसी तरह आप 19 है तो 19 में 0.5 जोड़ोगे तो 19.5 हो गया। फिर आपके 20 है, 20 में 0.5 क्या करोगे, घटाओगे तो 19.5 हो गया। फिर 29 है, 29 में 0.5 जोड़ोगे तो 29.5 हो गया। अब देखो आपकी कौन सी श्रृंखला बन गई, ये आपके अपवर्जी श्रृंखला बन गई। देखो यहाँ पर आपकी प्रथम वर्ग की जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा बन गई, 9.5 9.5 19.5 19.5, ये आपकी इस तरह से बनता है। ये आपको सीखना है, यहाँ से इससे बाद आपको कुछ नहीं जाएगा। अगले वीडियो में अपन पूरे गणितीय सूत्र जो सवाल हल करेंगे, अगले वीडियो में पूरे जिससे आपके जितने भी सवाल है आपके समांतर माध्य के, माध्यिका के, बहुलक के, इन सबको हल करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से आपके आराम से बैठेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।